हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के बारे में, जिसको एनसीआरबी के द्वारा जारी किया जाता है। एनसीआरबी का पूरा नाम है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसमें यह बताएगी कि 2021 की तुलना में 2022 में जो साइबर क्राइम के मामले हैं, उसमें 24% की वृद्धि देखने को मिली है। इस रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताने से पहले मैं आप लोग को एक न्यूज़ बताना चाहूंगा, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऐसी न्यूज़ हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है आज के समय में। एक्चुअली ये न्यूज़ है नोएडा उत्तर प्रदेश की। ये न्यूज़ बताने से पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोग लगातार वीडियो कॉल पे किसी से कितना देर तक बात कर सकते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा? अगर मैं कहूँ कि किसी ने किसी से वीडियो कॉल पर लगातार 8 घंटा बात की, तो क्या ट्रस्ट होगा? बाबू सोना से नहीं, किसी अनजान आदमी से 8 घंटे लगातार वीडियो कॉल पे बात की, तो क्या आप लोग को ट्रस्ट होगा? तो चलिए समझते हैं कि पूरी न्यूज़ क्या है। दोस्तों, पूरी न्यूज़ ये है कि नोएडा में रहने वाली एक महिला थी, जो कि इंजीनियर थी। एक सुबह इनको कॉल आता है अनजान नंबर से, नए नंबर से। नोएडा में रहने वाली एक महिला इंजीनियर के पास एक सुबह सुबह कॉल आती है। और उस कॉल में क्या कहा जाता है? तो उस कॉल में एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं ट्राई की तरफ से बोल रहा हूँ। TRAI। अब ये TRAI क्या है, ट्राई क्या है? तो इसका पूरा नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि जो भी टेलीकॉम से संबंधित चीजें हैं, दूर संचार से संबंधित चीजें हैं, उन सबको रेगुलेट करने का, उन सबको विनियमित करने का काम यही करता है। तो इस व्यक्ति के द्वारा उस महिला को ये कहा जाता है कि मैं ट्राई से बोल रहा हूँ और आपका मोबाइल 2 घंटे के अंदर अंदर बंद हो जाएगा। ये बोल करके, जो कि ट्राई की तरफ से नकली अधिकारी बन करके बात कर रहा था, उसने ये कहा महिला से कि मैं आपको एक नंबर देता हूँ और आप इस नंबर पे बात कर लीजिए। और ये नंबर क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर का है। अब यहाँ पे ये बताने की जरूरत नहीं कि ये सारी चीजें फेक थी। उस महिला ने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया और वो जो व्यक्ति था वो नकली क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बन करके इनसे बात कर रहा था। वो बोलता है कि मैं क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर हूँ, जबकि वो था नहीं, वो बना हुआ था, नकली था। और जैसे ही महिला ने उस नंबर पर कॉल किया, तो व्यक्ति क्या कहता है कि देखिए, ऑडियो कॉल पर बात नहीं हो पाएगी, स्काइप करके एक ऐप आता है, अगर आप लोग को पता हो तो यहाँ पर वीडियो कॉल करिए। तुरंत ही वीडियो कॉल पर शिफ्ट हो जाते हैं और वीडियो कॉल पर बात होना शुरू होती है। फिर ये जो नकली क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बना रहता है, जो क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बन के बात करता है, सिंपल सी बात है कि वो नकली है नहीं। तो वो इस महिला से कहता है कि आपका मोबाइल नंबर और आपका आधार कार्ड, ये दोनों मनी लॉन्ड्रिंग में यूज हुए हैं और इस तरीके से आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। इसका मतलब ये कि आपने आतंकवादियों को पैसा दिया है, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पैसा दिया है, इस नाते आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है और आपको जेल भी हो सकती है, आपको उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। ये जो नकली क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बना रहता है, इसको इतना ज्यादा डरा देता है महिला को कि एकदम पूरी तरीके से डर जाती है। फिर महिला को जब पूरी तरीके से कन्विंस नहीं कर पाता है, तो ये कहता है कि 1 मिनट आप मुझे दीजिए, आप कॉल होल्ड पे रखिए और मैं आपकी बात आईपीएस ऑफिसर से करवाता हूँ। अब यहाँ पे ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि वो आईपीएस ऑफिसर भी नकली ही था। वो कोई आईपीएस ऑफिसर था नहीं, बस वो बन के बैठा था। फिर एक कॉल फॉरवर्ड करता है इस नकली आईपीएस ऑफिसर के पास। ये नकली आईपीएस ऑफिसर और नकली क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बन करके वो दोनों लोग इस महिला को इतना ज्यादा डरा देते हैं, इतना ज्यादा डरा देते हैं कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, आपका नाम मनी लॉन्ड्रिंग में आया है, आपकी इज्जत चली जाएगी, पूरा आपके समाज क्या कहेगा, आपके बच्चों का क्या होगा। इस तरीके से उस महिला को बहुत ज्यादा डरा देते हैं दोनों मिल करके। और उस महिला से इस आईपीएस ने ये भी कहा कि जो आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर यूज हुआ है ना, तो इसमें आपको 20 लाख कमीशन मिला है, हमारे पास ये भी सबूत है। अब महिला इतना ज्यादा डर गई कि यार ये तो फेक केस मेरे ऊपर तैयार कर रहे हैं। फिर जब इन लोग को ये एहसास हो गया, इन लोग को ये पूरा यकीन हो गया कि हाँ, महिला अब डर चुकी है, तब क्या होता है? तब ये लोग अपना खेल शुरू करते हैं। तब ये लोग महिला से कहते हैं कि आप हमें पैसे दीजिए, हम लोग आपको बचा लेंगे और हम लोग कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, यानी कि रिश्वत के तौर पे उससे पैसा मांगते हैं। फिर ऐसे कर करके, मतलब बात तो बहुत लंबी होती है, 8 घंटे के आसपास, लगातार 8 घंटे के आसपास ये वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। तो उससे काफी ज्यादा पैसा मांगते हैं। फिर कम करते करते फिर 11 लाख रुपए के आसपास आकर के ये लोग उस महिला से लूट लेते हैं। यानी कि उसको ये कहते हैं कि हम लोग आपको जेल नहीं होने देंगे, आपके ऊपर कोई केस नहीं बनेगा, जो भी नाम आपका है मनी लॉन्ड्रिंग में, उससे हम आप लोग को बचा लेंगे। जबकि उस महिला का नाम आया ही नहीं है, उस महिला का आधार यूज नहीं हुआ है, मोबाइल नंबर यूज नहीं हुआ। उसके बाद उसको डरा धमका करके 11 लाख रुपए निकाल लेंगे उस महिला के। और जैसे ही पैसा उन दोनों के पास पहुंचा, फिर आप समझ ही सकते हैं कि क्या होने वाला है। तुरंत फोन कट, मोबाइल नंबर ऑफ। फिर महिला को डाउट हुआ कि यार ये कैसे हो सकता है, मतलब पैसा मिलते मोबाइल ऑफ हो गया और फोन कट गया, ये सारी चीजें। तो भैया वही था। तब उस महिला को शक हुआ कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। तब वो जाकर के साइबर पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत करती है। बस मुझे इन सब में एक चीज ये समझ नहीं आई कि यार, जब तुम्हारा नाम यूज नहीं हुआ था, तुम्हारा आधार कार्ड तुम्हारे पास था, या एक पल के लिए फेक तरीके से यूज भी किया गया था, तुम इतना क्यों डर गए कि 11 लाख रुपए दे दिए? एक बार वेरीफाई करा लेते पुलिस स्टेशन से। तो भैया 11 लाख रुपए एक झटके में चले गए। यहाँ तो 11 रुपए अगर बर्बाद हो जाता है तो फिर रात को नींद नहीं आती, इनके 11 लाख रुपए गए हैं। ये न्यूज हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आए दिन हमें कोई ना कोई ऐसा एसएमएस या फिर कॉल आता रहता है कि सर आपकी लॉटरी लग गई 50 लाख की,
आप इसको क्लेम करिए, उसके लिए आपको 50 रुपये भेजना पड़ेगा, इस तरीके से करना पड़ेगा। वो अगर आपसे 1 रुपये भी भेजने के लिए कह रहा है तो मत भेजिए, ठीक है। ये लॉटरी वोटरी कुछ नहीं लगती है। अगर आप 1 रुपये भेज देंगे तो फिर आपका पूरा अकाउंट खत्म, चला जाएगा सारा का सारा पैसा। फिर आपका 1 रुपये भी बचेगा नहीं अकाउंट में, ये समझ लीजिए। यार ट्राई जो है ना, ये पर्सनली खुद मैसेज भेजता है कि मतलब अगर हमारे तरफ से कोई केंद्र सरकार का अधिकारी बन करके बात करता है तो आप उसको कोई रिस्पॉन्स मत दो, आप उनसे बात मत करो। अगर आपकी कोई भी डिटेल्स मांगते हैं तो मत दो। ये मैसेज मुझे खुद 10 बार आ चुका होगा ट्राई की तरफ से, कि अगर कोई भी केंद्र सरकार का अधिकारी बन करके आपसे पैसे मांगता है या आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगता है तो मत दीजिए। हम ऐसा कभी नहीं करते हैं। आपका बैंक भी यही चीज़ कहता है कि हम कभी भी आपसे फ़ोन पर आपकी कोई पर्सनल डिटेल्स नहीं मांगेंगे। उसके बाद भी हम लोग इस झांसे में आ जाते हैं। क्यों आ रहे हैं यार? दो ही वजह है, या तो लालच या तो डर। तो उसको थोड़ा सा नियंत्रित करिए। अगर आप लोग को ऐसा कुछ लग भी रहा है तो आप किसी करीबी से बात करिए जो आपको अच्छे से समझा सके। अगर बैंक की तरफ से कोई ऐसा कॉल आता है तो तुरंत बैंक विजिट करिए। अगर किसी और की तरफ से आता है तो आप उसको एक बार वेरीफाई करवाइए कि कहीं ये नंबर फ्रॉड तो नहीं है। अभी 11 लाख रुपए एक झटके में चले गए। ये न्यूज मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि ये घटना हमारे साथ भी हो सकती है। ये कोई मूवी नहीं दिखाई जा रही है, कोई अनरियलिस्टिक चीज़ नहीं है, ये रियल चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ें होती रहती हैं हमारे समाज में, और ये तो एक न्यूज़ है जो सामने आई है। ऐसी बहुत सारी न्यूज़ हैं जो बैकग्राउंड में चलती रहते हैं, हमें पता तक नहीं चलता है। तो आप लोग को भी सतर्क रहना है इस चीज़ से। आज डिजिटल का जितना ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, जितने ज़्यादा इसकी अच्छाई है उतना ही ज़्यादा इसकी बुराई भी है। आए दिन कोई ना कोई इसका फ्रॉड का शिकार बनता ही रहता है। तो आप लोग पढ़े लिखें, कम से कम आप लोग इसको लेकर के सतर्क रहिए। एक चीज़ अभी नोट कर लीजिए कि चाहे वो केंद्र सरकार हो गया, चाहे वो राज्य सरकार हो गई, चाहे वो आपका बैंक हो गया, चाहे कोई और आप कह सकते हैं गवर्नमेंट की अथॉरिटी होगी, वो आपसे कभी भी कोई से भी इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं मांगेंगे, खास करके फ़ोन पे। हो सकता है कि वो आपके ऑफिस पे अपने ऑफिस पे आपको बुलाएं, आपसे बातचीत करें। अगर उनको कुछ ज़रूरी लगता है तो हो सकता है कि आपसे डिटेल्स मांगें, पर वो फ़ोन पे कभी आपसे कोई डिटेल्स नहीं मांगेंगे। ट्राई खुद पर्सनली मैसेज करता है कि हमारी तरफ से अगर कोई केंद्र सरकार का एजेंट बन के बात करता है तो आप उसको कोई डिटेल्स मत दो, हम ऐसा नहीं मांगते हैं। आपको वो मैसेज कर रहा है, उसके बाद भी भैया हम इतने सतर्क नहीं हो पा रहे हैं। अब उससे ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं? हम हमेशा गवर्नमेंट की गलती देते हैं। गवर्नमेंट तो बता रही है कि आप कोई कदम मत उठाना, कभी भी हम आपसे डिटेल्स नहीं मांगते हैं, पर फिर भी हम वही कदम उठा रहे हैं। तब इसमें गवर्नमेंट क्या करे? आप बताइए, इसमें गलती हमारी कि गवर्नमेंट की है? गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से भेज ही रही है ना मैसेज। अब आप उसको इग्नोर कर रहे हो तो किसकी गलती है? तो उम्मीद है कि आप लोग इस तरीके के फ्रॉड से अब बचेंगे। कम से कम अब आप लोग तो ध्यान दीजिए, और आपके जानने वाले जो भी हैं उनको ये बताइए। अगर आप वीडियो शेयर नहीं कर सकते हैं तो जो भी आपके घर में है, आपके यार दोस्त हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइए कि ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। और ट्राई की तरफ से कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ें मांगी नहीं जाती। ना सिर्फ ट्राई, आपसे किसी भी अथॉरिटी की तरफ से कोई भी ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जाएगी। ऐसे कॉल एक बार मुझे भी आई थी जिसमें कहा गया था कि सिम बंद हो जाएगा, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। और ये जानते हैं फ्रॉड का अलग अलग तरीका है, मतलब आए दिन कोई ना कोई फ्रॉड का तरीका खोजते रहते हैं। तो आप सब इन सारी चीज़ों से सतर्क रहिएगा। कोई भी कहता है कि सिम बंद हो जाएगा, मोबाइल बंद हो जाएगा, तो आप सीधा जाके स्टोर पे विजिट करो ना। इतना क्या बीजिए यार, मतलब इतना क्या बीजिए कि आप अपना सारा का सारा पैसा ही लुटा दो। आप 5 मिनट स्टोर पे नहीं जा पा रहे हो विजिट करने की, ऐसा फोन आया था, क्या है, क्या सही है क्या गलत है, वो चीज़ें आप कंफर्म करने नहीं जा पा रहे हो, अपने बैंक नहीं जा पा रहे हो, इतने बिजी हो आप। एक लापरवाही की सजा इतनी बड़ी मिलेगी ना, कभी कोई सोच भी नहीं सकता। 11 लाख रुपए एक झटके में गए। अगर इनके बैंक में 11 करोड़ होता ना तो शायद वो भी दे देती। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, इतना भी आप वो मत करिए कि आपके सारे की सारी जीवन की जमा पूंजी चली जाए। दोस्तों, अगर आप लोग को लगता है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, काम की है, तो इसको शेयर कीजिए। अगर आप शेयर नहीं कर सकते हैं तो किसी एक व्यक्ति को, कम से कम एक व्यक्ति को इसके बारे में ज़रूर बताइए कि ऐसी घटना देखने को मिलती है, और वो सावधान रहेंगे। हो सकता है कि हमारी वजह से, हमारे बताने की वजह से किसी एक व्यक्ति का सेफ हो जाए, किसी एक व्यक्ति का पैसा बच जाए, उसके साथ डिजिटल फ्रॉड ना हो, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो अगर आप वीडियो शेयर नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि सर कुछ ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोई और पढ़ लेगा, अगर आप वीडियो शेयर नहीं कर सकते तो आप पर्सनली उनको बताइए। आप कम से कम अपने घर वालों को तो बताइए, ताकि उनके साथ कभी ऐसी घटना देखने को ना मिले। कई बार ऐसा ही होता है कि सर हम गलती से ओटीपी आपके मोबाइल पे चला गया है तो थोड़ा बता देंगे, तो कभी मत बताना। गलती से चला गया है तो कोई बात नहीं ना, फिर से आप ओटीपी रिसेंड करवा लो अपने नंबर पे। हमारे नंबर पे गलती से आ गया तो आप फिर से रिसेंड अपने नंबर पे करवा लो। गलती वलती कुछ नहीं होती, वो फ्रॉड होता है। तो कभी अगर कोई आपको फ़ोन करके बोलता है कि सर गलती से ओटीपी आपके नंबर पे आ गया है, थोड़ा बता देंगे, तो कभी नहीं बताना, ठीक है ना। पता चल रहा है कि ये लूट गया सारा का सारा। फ्रॉड के एक एक से तरीके हैं भाई। इस वीडियो में कितना तरीका आपको बताऊं, मतलब बहुत सारे नए नए तरीके हैं, और हो सकता है कि मैं आपको 8-10 तरीके बताऊं, पता चल रहा है कि परसों 11वां तरीका आ गया है। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके हैं। बस आपको सावधान रहना, सतर्क रहना है। वर्तमान समय अगर डिजिटल फ्रॉड से आपको कोई बचा सकता है तो आप खुद हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ करने वाली है तो अब पछताया होत का, जब चिड़िया चिड़िया चुग गई खेत, तो वही वाली घटना हो जाएगी आपके साथ। तो अपनी तरफ से सतर्क रहिए। चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 2021 की तुलना में 2022 में पंजीकृत साइबर अपराधों में 24% की वृद्धि देखने को मिल रही है। 1-2% की नहीं, टोटल 24% की वृद्धि देखने को मिली है।
अगर वहीं हम अन्य अपराधों में वृद्धि देखें तो आर्थिक अपराध में 11% की वृद्धि, वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध में 9% की वृद्धि, महिलाओं के खिलाफ अपराध में 4% की वृद्धि देखने को मिली है। रिपोर्ट का नाम क्या मैंने पहले ही आपको बता दिया, और किसके द्वारा जारी की जाती है मैंने आपको ये भी बता दिया है। 2022 में साइबर अपराध के कुल कितने मामले दर्ज किए गए, तो 65,893 मामले, जबकि 2021 में कितने मामले दर्ज किए थे, तो 52,974 मामले दर्ज किए गए थे, और ये 24.4% की वृद्धि दिखाता है पिछले साल की तुलना में। पिछले साल से क्या मतलब है यहाँ पे, 2021 का, क्योंकि ये जो रिपोर्ट आई है ना ये 2022 के लिए आई है, भले से 2023 में जा रही है पर जो डाटा लिया गया वो 2022 के लिए गया। तो यहाँ पे 2022 की तुलना में, सॉरी 2021 की तुलना में 2022 में 24.4% की वृद्धि देखने को मिली है। इस श्रेणी के तहत अपराध दर प्रति लाख जनसंख्या पर 2021 में 3.9 से बढ़कर के 2022 में 4.8 हो गई है। किसके बारे में बात करें, तो वही साइबर अपराध के बारे में। 2022 के दौरान दर्ज किए गए साइबर अपराध के 64.8% मामले धोखाधड़ी के मकसद से थे, जिसमें ये टोटल मामला कितना निकल के आएगा, तो 65,893। इसमें से कितना मामला, 42,710 मामला किसके लिए था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं धोखाधड़ी के मकसद से था। यहाँ पे कुल मामला दिखाए गए 65,893, इसमें से 42,710 मामले धोखाधड़ी के मकसद से किए गए थे, जो कि टोटल 64.8% निकल के आते हैं। इसी तरीके से अगर हम जबरन वसूली के कुल मामलों के बारे में बात करें तो ये 3,648 मामले देखने को मिले हैं, जो कि 5.5% का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यौन शोषण के बारे में, तो टोटल 3,434 मामले देखने को मिले हैं, जो कि 5.2% का निर्माण करते हैं। यानी अगर हम प्रतिशत में देखें तो 5.2%, अगर हम कुल मामले देखें तो 3,434 मामले। अगर हम आर्थिक अपराधों के तहत कुल मामलों के बारे में बात करें तो 1,93,385 मामले दर्ज किए गए 2022 में, और 2021 में टोटल कितने मामले थे, तो 1,74,013 मामले, और यहाँ पे 11.1% की वृद्धि हुई है 2022 में 2021 की तुलना में। आर्थिक अपराधों की 3 निर्दिष्ट श्रेणियों में से आपराधिक विश्वासघात FCF, फॉरगेरी, चीटिंग एंड फ्रॉड, और जालसाजी FCF में ऐसे अधिकतम 1,70,901 मामले देखने को मिले हैं। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो FCF वाला है, यार यहाँ पे दो शब्द जो था ना, फॉरगरी को जालसाजी कहते हैं, चीटिंग को आपको पता है कि धोखा कहते हैं, और फ्रॉड को भी इसीलिए धोखा कहा जाता है, विश्वासघात, धोखा, जो भी आप कह लें। तो यहाँ पे जब हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो ये जो चीटिंग और फ्रॉड है उसको लगभग लगभग एक जैसा दिखाने लग गया था। इसने तो उसको हटा दिया, आपको सीधा FCF लिख दिया है। तो आर्थिक अपराधों के तहत अगर हम देखते हैं तो FCF में अधिकतम मामले देखने को मिले, कितना, 1,70,901 मामले। उसके बाद स्थान आता है आपराधिक विश्वासघात का, जिसके तहत कुल 21,814 मामले देखने को मिले हैं। फिर उसके बाद स्थान आता है जालसाजी का, जिसमें 670 मामले देखने को मिले हैं। अगर हम बात करें कि SC यानी कि शेड्यूल कास्ट के खिलाफ कुल 57,582 मामले देखने को मिले 2022 में, 2021 में 50,900 मामले देखने को मिले थे, और इस तरीके से 13.1% की वृद्धि देखने को मिली है 2021 की तुलना में 2022 में। यानी कि 2021 की तुलना में 2022 में SC के खिलाफ होने वाले अपराधों में 13.1% की वृद्धि देखने को मिली है। 2021 में कुल कितने मामले दर्ज किए थे, 50,900 मामले दर्ज किए गए थे, और 2022 में 57,582 मामले दर्ज किए गए हैं SC के खिलाफ। इसी तरीके से अगर हम ST के खिलाफ कुल मामले देखें 2022 में कितने कुल मामले दर्ज किए गए, तो 10,064 मामले। 2021 में कुल 8,802 मामले दर्ज किए गए थे, और 2021 की तुलना में 2022 में ST के खिलाफ होने वाले अपराधों में 14.3% की वृद्धि देखने को मिली है। उसके अलावा दर्ज की गई अपराध दर 2021 में 8.4% से बढ़कर 2022 में 9.6% हो गई है। अगर हम बात करें वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ जो भी मामले दर्ज किए गए उसकी, तो 2021 में 26,110 मामले दर्ज किए गए थे, और 2022 में 28,545 मामले दर्ज किए गए हैं। यानी कि 2021 की तुलना में वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ होने वाले अपराधों में 2022 में 9.3% की वृद्धि देखने को मिल रही है। 2022 में महिलाओं के खिलाफ कुल 4,45,256 अपराध दर्ज किए गए, जो 2021 में 4,28,278 मामलों की तुलना में 4% की वृद्धि दिखाता है। तो 2022 में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में 4% की वृद्धि दर्ज की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये वाला है, महिलाओं के खिलाफ अपराध के तहत अधिकांश मामले पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता करने के हैं। ये चीज़ मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, खास करके महिलाओं के साथ जो चीज़ें होती है तो उसको करने वाला कोई ना कोई जान पहचान का ही होता है, कोई ना कोई जानने वाला व्यक्ति होता है। तो ये बात NCRB की रिपोर्ट से भी पक्की हो गई यहाँ पे। अब आप ये फैक्ट अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। तो महिलाओं के साथ होने वाले 31.4% मामले ऐसे थे जिसमें या तो पति के द्वारा क्रूरता की गई थी या तो फिर रिश्तेदारों के द्वारा। अगर महिलाओं के अपहरण के बारे में बात करें तो ये 19.2%, महिलाओं की लज्जा भंग करने के इरादे से उन पर हमला 18.7%, और बलात्कार के 7.1% मामले देखने को मिले हैं।
प्रति लाख महिला आबादी पर दर्ज अपराध 2021 में 64.5 था, ये 2022 में बढ़कर के 66.4 हो गया है। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर 1 लाख महिलाओं के ऊपर हम आंकड़ा देखते हैं तो कितने महिलाएं ऐसी जिन्होंने केस दर्ज करवाया है, तो ये चीज़ है। आंकड़ों से पता चला कि 2021 में 150 मामलों की तुलना में विदेशियों, अब विदेशों में कौन हो सकते हैं, पर्यटक भी हो सकते हैं और रहने वाले भी हो सकते हैं, दोनों के बारे में बात की जा रही है। इनके खिलाफ कुल 192 अपराध दर्ज किए गए, जो 28% की वृद्धि दर्शाता है। ज्यादातर जो मामले दर्ज किए गए थे उसमें चोरी के सबसे अधिक मामले थे, तो कितने 34, और बलात्कार के 28 मामले थे। 222 पीड़ितों में से 192 पंजीकृत मामलों में 56.8% पीड़ित एशिया महाद्वीप से, 126 टोटल यहाँ से थे। इसके बाद 18% पीड़ित अफ्रीकी देशों से थे, यानी कि 40 पीड़ित जो थी वो अफ्रीकी देशों से थे, और जो 126 पीड़ित थे ये कहाँ से थे, एशिया से थे। और यहाँ पे जो 222 पीड़ितों में से 192 पंजीकृत मामलों की बात कर रहे हैं कि टोटल पीड़ित कितने थे, टोटल विक्टिम कितने थे, तो 222 थे, लेकिन जो मामला दर्ज किया था वो 192 के द्वारा ही मामला दर्ज करवाया गया था। पिछले साल 58,24,946 संज्ञेय अपराध, जिनमें से आईपीसी के तहत कुल कितने मामले दर्ज किए गए थे, तो 35,61,379 मामले। और अगर हम बात करें विशेष और स्थानीय कानून के बारे में, इसके तहत कितने मामले दर्ज किए गए थे, तो 22,63,567 मामले। यह 2021 में 60,96,310 मामलों की तुलना में मामलों के पंजीकरण में 2,71,364 केसेस की कमी देखने को मिले, यानी कि प्रतिशत में अगर हम देखते हैं तो 4.5% की कमी है। और अगर टोटल मामले हम देखते हैं तो 2,71,364 मामलों की कमी देखने को मिले, किसमें, पंजीकरण में। देखिए दो चीजें होती है, एक तो ये कि जुर्म हुआ और उसको रिपोर्ट कर दिया गया, दूसरा ये कि जुर्म हुआ और रिपोर्ट नहीं किया गया, तो मामलों का पंजीकरण में कमी देखने को मिल रही। पंजीकरण में कमी देखने का मतलब ये नहीं कि जो एक्चुअल में अपराध हो रहे हैं उसमें कमी देखने को मिले, हो सकता है कि एक्चुअल में अपराध हो रहे हो पर यहाँ पे पंजीकरण ना कराया गया हो, एफआईआर ना दायर कराई गई हो, तो उसके बारे में भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। प्रति लाख जनसंख्या पर पंजीकृत अपराध दर 2021 में 445.9 से घटकर 2022 में 422.2 हो गई। 2022 के दौरान पंजीकरण आईपीसी और एसएलएल अपराधों के तहत मामलों में 2021 की तुलना में क्रमशः 2.8% और 7% की गिरावट आई है। यानी अगर हम 2022 में देखते हैं 2021 की तुलना में, तो जो आईपीसी के तहत केस दायर किए जाते थे, एफआईआर की जाती थी, उसमें 2.8% की गिरावट देखने को मिल रही। और जो एसएलएल है उसके तहत दर्ज मामलों में 2021 की तुलना में 2022 में 7% की गिरावट देखने को मिली। एसएलएल से क्या मतलब है, तो विशेष और स्थानीय कानून। जैसे किसी राज्य का अपना अलग कानून है किसी और चीज के लिए, जैसे आप देखेंगे महाराष्ट्र में अगर कोई रेप है और खास करके वो बच्चों के साथ कोई रेप करता है ना, तो उसके लिए उम्र कैद और फांसी की सजा जैसा प्रावधान किया गया। तो वही चीज है कि कोई राज्य है, अब वहां पे किसी एक जुर्म के लिए अलग तरीके से सजा हो सकती है, किसी अन्य राज्य में उसी जुर्म के लिए अलग तरीके से सजा हो सकती है, तो इसे कोई यहाँ पे स्पेशल एंड स्थानीय कानून कहा जा रहा है। 2022 के दौरान कुल संज्ञेय अपराधों में आईपीसी का प्रतिशत हिस्सा 61.1% था, जबकि एसएलएल मामलों का प्रतिशत हिस्सा 38.9% था। 2022 में अपहरण के कुल 1,07,588 मामले दर्ज किए गए, जो 2021 के 1,01,707 मामलों की तुलना में 5.8% की वृद्धि दर्शाता है। यानी 2022 में अपहरण के मामलों में भी वृद्धि देखने को मिली, कितना प्रतिशत, तो 5.8% की वृद्धि हुई अपहरण के मामलों में 2022 में। अब थोड़ा सा जान लेते हैं एनसीआरबी के बारे में, क्योंकि इसी के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, तो एनसीआरबी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1986 में की गई थी। स्थापना कब हुई, 1986 1986 में। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि गृह मंत्रालय। इस उद्देश्य से की गई थी कि भारतीय पुलिस में कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पुलिस तंत्र को सूचना प्रौद्योगिकी समाधान और आपराधिक गुप्त सूचना प्रदान कर समर्थ बनाया जा सके। यह राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977 से लेकर 1981 तक और गृह मंत्रालय के कार्यबल 1985 की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था। यहाँ पे दो लोग की सिफारिश थी, कौन कौन से, राष्ट्रीय पुलिस आयोग हो गया और गृह मंत्रालय के कार्यबल, इन दोनों के द्वारा जो सिफारिश की गई थी उसी के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी एनसीआरबी की, तो ये ध्यान रखिएगा। सिंपली आपसे ये पूछते ना कि कौन से मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है या फिर स्थापना कब हुई थी। इसके कार्य बहुत ज़्यादा है, एक बार आप लोग कार्य देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल ही जाती है टेलीग्राम पे। इसके द्वारा जो प्रमुख रिपोर्टें जारी की जाती हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, जिसके बारे में अभी हमने बात की है। उसके अलावा आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या हो गया। उसके अलावा जेल सांख्यिकी, जेल स्टैटिक्स, ये सारी प्रिजन स्टैटिक कहते हैं उसको, ये सारी रिपोर्टें इसके द्वारा जारी की जाती हैं। बाकी काम जो इसका है ना, एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा पीडीएफ से। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसको नहीं पता तो ये आपका टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग को पसंद नहीं आई है
तो आप लोग डिसलाइक करिए। डिसलाइक आप लोग को नहीं दिखाता है, पर जो भी यूट्यूबर है उनको बताता है कि यहाँ कितने लोग के द्वारा डिसलाइक किया गया। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी नहीं थी, इन्फॉर्मेटिव नहीं थी, टाइम लॉस हुआ है, तो आप डिसलाइक करिए और फिर कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे कमी थी या क्या कमी थी, इसको सुधार किया जाना चाहिए, सारी चीज़ें। और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बोलने में बहुत सारी गलती हुई, उसके लिए दिल से सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आप सब अभी तक चैनल से बने हुए हैं, चैनल से लगे हुए हैं, तो उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। यहीं तक रखते इस वीडियो को। बोलने में जो भी गलती उसके लिए दिल से सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।